name is Anjali and I am your biology faculty at B Personified Education Services. In this video, we are going to start with a very important topic according to MNS and according to NEET, that is the principle of basic inheritance. Basically बच्चा ये चैप्टर जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो ये चैप्टर जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर होने के साथ साथ जेनेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग के बेस को क्रिएट करता है। दूसरी बात, ये चैप्टर नीट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नीट में बात की जाए तो इस चैप्टर में से मिनिमम टू मिनिमम 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस आने की बच्चा प्रोबेबिलिटी रहती है। और इतना क्वेश्चन का मार्क्स एक काफी डिसेंट मार्क्स होता है, यानी कि 16 से लेकर बच्चा 28 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो इस चैप्टर में से, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी रहती है नीट में वो आपके पास रहती है 4 to 7, ठीक है। तो ये चैप्टर आप समझ सकते हैं मार्क्स लेने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। दूसरा, ये चैप्टर अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे, इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो फिर नीट में मुश्किल हो जाएगा बच्चा इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन करना। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ इस चैप्टर को थॉरली रिवाइज करेंगे और इस चैप्टर के सारे अच्छे छोटे मोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स में आपको करवा रही होगी। तो चलिए बच्चा, बिना किसी देरी के हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब देखिए, इस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट रहता है वो रहता है मेंडल के बारे में, ठीक है। मेंडल कौन थे? मेंडल हमारे एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने टाइम में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण काम किया जेनेटिक्स को लेकर कि हम आज उनके काम को स्टडी करते हैं पूरी जेनेटिक्स से एक चैप्टर में, ठीक है। तो मेंडल जो थे बच्चा, वो बहुत ही ज्यादा बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने टाइम में जेनेटिक्स पे इनहेरिटेंस के लिए लॉस दिए थे। आप जैसे देखिए, आप अपने फादर या मदर से क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स इनहेरिट करते हैं, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स जब आप अपने फादर या मदर से इनहेरिट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या होता है, वो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। वो कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। आपके और आपके पेरेंट्स में जो सिमिलरिटीज है उसे ही आप इनहेरिटेंस कहेंगे, उसका रीजन रहेगा इनहेरिटेंस, ठीक है बच्चा। तो जो भी आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में सिमिलरिटीज हैं वो इनहेरिटेंस की वजह से आ रही हैं, और जो डिफरेंसेस हैं, यानी कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ अलग हैं कुछ सेम सेम है, अलग होने का रीजन है बच्चा वेरिएशन, अलग होने का जो रीजन है वो है वेरिएशन, और सेम होने का रीजन है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये तो पॉइंट्स के साथ हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स होता है बच्चा हेरिडिटी या वेरिएशन की स्टडी करना, ठीक है, क्रोमोसोम और जीन्स के थ्रू। अब देखिए, हेरिडिटी आपको अभी बताया, जो इनहेरिटेंस करते हैं सेम, और वेरिएशन क्या है? डिफरेंट है। जो पेरेंट्स और बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं उसको वेरिएशन कहते हैं। अब ये जीन्स और क्रोमोसोम के थ्रू होता है, ठीक है। एक आपके पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन लगी होती है, और बच्चा इसी जीन में क्या होता है आपका आपका क्या होता है बच्चा? जेनेटिक मटेरियल होता है। इसी के अंदर क्या होता है आपका? जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। चलिए, हेरिडिटी क्या हुआ? रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस मतलब बच्चा सिमिलरिटीज बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट्स, और वेरिएशन क्या हुआ? डिफरेंसेस। इनहेरिटेंस क्या है? अपने पेरेंट्स से आपने कुछ कैरेक्टर्स को अपने अंदर ले लिया, इनहेरिट। और एलील्स क्या है बच्चा? एलील्स है जीन्स का ऑल्टरनेटिव। जीन्स को ही आप एलील्स भी कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक जीन के पास बच्चा एक कैरेक्टर होता है। एक जीन डिनोट करता है एक कैरेक्टर को, और एक कैरेक्टर में 2 एलील्स होती हैं। वन कैरेक्टर हैज 2 एलील्स, और इसमें से जो एक एलील होती है वो डोमिनेंट हो सकती है, और दूसरी एलील कौन सी हो सकती है? रिसेसिव। ऐसा यूजुअली होता है, ठीक है बच्चा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हुआ। अब बताया मैंने आपको एलील 2 तरीके की बताई, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो उसमें से जो डोमिनेंट वाली एलील है वो क्या हुआ? ये कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, और ये कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और रिसेसिव इसका बिल्कुल उल्टा, ये कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो सप्रेस्ड रहता है, और इसको छोटे लेटर से बच्चा डिनोट किया जाता है। जैसे कि आप देखिए, ये हमने ऐसे लिखा, तो इस पे जो स्मॉल टी रहेगा ये वाला, ये तो रहेगा बच्चा आपका रिसेसिव, ठीक है। यानी कि ये रहेगा डॉर्फिज्म के लिए। किसके लिए रहेगा? डॉर्फिज्म के लिए, यानी कि बौना इंसान। और ये है टॉल, तो ये रहेगा टॉल के लिए, और ये रहेगा डोमिनेंट। तो इन दोनों में से जो टी है कैपिटल वाला वो डोमिनेंट है। अगर किसी का जीनोटाइप ऐसा है तो वो इंसान
फिनोटिपिकली कैसा होगा, टॉल होगा। फिनोटिपिकली मतलब बाहर से देखने पर। और अगर किसी इंसान का ऐसा है जेनेटिक मेकअप तो वो इंसान फिनोटिपिकली कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। और अगर किसी इंसान का जेनेटिक मेकअप ऐसा है तो वो तो पक्का से टॉल होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी स्मॉल टी की क्या नहीं है बच्चा, कोई भी एलील नहीं है। तो होमोजाइगस क्या हुआ, होमोजाइगस होता है जब दोनों ही लेटर सेम सेम हो, यानी कि ये वाला जो हमने कैपिटल टी और कैपिटल लिखा है ये भी होमोजाइगस है, और जो स्मॉल टी और स्मॉल टी लिखा है ये भी क्या है, होमोजाइगस है। तो कंडीशन इन विच क्रोमोसोम पेयर कैरीज सिमिलर एलील्स ऑफ जीन्स इज नोन एज होमोजाइगस, एंड द कंडीशन वेयर अल्टरनेटिव या फिर अलग या फिर डिफरेंट पेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसे क्या कहते हैं बच्चा, इसे कहते हैं हम लोग हेटेरोजाइगस। ठीक है, उसके बाद हम लोग बच्चा बात करते हैं फिनोटाइप के ऊपर। फिनोटाइप क्या हुआ, फिनोटाइप आर द विजिबल कैरेक्टर्स जो कि आप बाहर से देख सकते हैं, जिसे फिजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि कोई इंसान टॉल है या शॉर्ट, या आप देखकर बता सकते हैं। कोई इंसान कितना ज्यादा ब्लैक है या कितना ज्यादा फेयर है, या आप देखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं फिनोटाइप। लेकिन कोई इंसान के अंदर हार्मोन कितना रिलीज हो रहा है ये आप बाहर से देख के नहीं बता सकते हैं, इसे कहते हैं जीनोटाइप। यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से बना हो और जो आप बाहर से नहीं देख सकते हैं, फिजिकली उसको एक्सप्रेस करना मुश्किल है। ठीक है, तो उसे कहते हैं बच्चा जीनोटाइप। अब आगे बात करते हैं हम लोग मेंडल के बारे में, जिनको आप फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, दैट इज द ग्रेगर मेंडल। इनका पूरा नाम था ग्रेगर मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं बच्चा, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने जेनेटिक्स में बहुत सारी डिस्कवरीज की थी। दूसरा, हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया था बच्चा मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। देखिए, मेंडल ने कंडक्ट किए कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने गार्डन पी पर जो है वो कंडक्ट किया गया एक्सपेरिमेंट, दैट इज पाइजम सेटिव। अब ये आपने यहाँ से, आपके पास प्रीवियर क्वेश्चन है ये कि इन्होंने किस पर किया था अपना जो एक्सपेरिमेंट था। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आया है कि कितने साल तक वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, 7 ईयर्स तक। तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि 1856 से 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, 7 साल तक। किस पर बच्चा, मटर पर। जो मटर होती है आपके पास, गार्डन पी होती है, उसको आप पाइजम सेटिवम कहते हैं। तो इस जो स्लाइड में आपको 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपके लिए स्लाइड बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने मटर के जो उठाए प्लांट, तो उसके साथ क्या किया, पहले उन्होंने सिलेक्ट किए 2 मटर के प्लांट विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बच्चा, एक टॉल होगा, एक ड्वार्फ होगा, और क्या होगा, एक रिंकल्ड होगा, एक राउंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैरेक्टर्स इन्होंने लिए जो कंट्रास्टिंग थे, मतलब कि ऑपोजिट थे। ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स जो आपस में कंट्रास्टिंग होते हैं, यानी कि ऑपोजिट होते हैं। दूसरा, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन बच्चा तब हमें करनी पड़ती है जब एक फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, इमैस्कुलेशन हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर की होती है। क्यों होती है बाइसेक्सुअल फ्लावर की, क्योंकि हमें उसमें से बच्चा क्या करना होता है, एंथर को रिमूव करके सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमें बचाना होता है फ्लावर के अंदर। तो अगर कोई प्लांट बाइसेक्सुअल है और उसके अंदर दोनों ही फ्लावर के पार्ट हैं, दैट इज आपका मेल और फीमेल, तो आपको मेल बाहर निकालना है, यानी कि आपको एंथर निकालकर उस फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर बनाना है, तो उसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। ऐसा करना जरूरी क्यों है, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। तो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जाता है। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, पॉलिनेशन। अब जो फीमेल वाला फ्लावर हमने रेडी किया है, उस पर किसी मेल फ्लावर का पोलन लाकर हम जर्मिनेट करवाएंगे, जिसे कहेंगे पॉलिनेशन। कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पैरेंट एंड ट्रांसफरिंग टू द फीमेल पैरेंट। चौथा है कलेक्शन एंड जर्मिनेशन टू सीड। अब क्या करा, जब पॉलिनेशन करवा दी तो मेल और फीमेल जो आपस में गेमीट्स मिल जाएंगे, तो उससे क्या होगा बच्चा, एक जाइगोट बनेगा, एक सीड बनेगा, जर्मिनेट होगा, और उससे बच्चा ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं। तो इसे कहते हैं, हमारे पास बेसिक स्टेप जो मेंडल ने लिए थे। अब मेंडल ने क्या किया था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के पेयर लिए थे। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 कौन से हैं, स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट में देखा जाए तो डोमिनेंट टॉल है, जिसको कैपिटल टी से डोमिनेट किया जाता है, और रिसेसिव ड्वार्फ है, जिसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा है फ्लावर का कलर, डोमिनेंट वायलेट और रिसेसिव व्हाइट। फ्लावर की पोजीशन बच्चा, एक्सियल या टर्मिनल। पॉड का शेप इन्फ्लेटेड होगा तो डोमिनेंट, और अगर कंस्ट्रक्टेड होगा तो रिसेसिव। पॉड का कलर ग्रीन येलो। सीड का शेप राउंड रिंकल्ड, और सीड का कलर येलो ग्रीन। यहाँ बच्चा आपस में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, पॉड के कलर में जो ग्रीन है वो डोमिनेंट है, लेकिन सीड के कलर में येलो वाला डोमिनेंट है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। अब एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब एक ही कैरेक्टर का पेयर लिया जाएगा, या तो आप टॉल 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 वाले ले लो, यानी कि आप स्टेम की हाइट वाला कैरेक्टर ले लो, और या फिर आप
कोई कलर का कैरेक्टर ले लो या फिर शेप का कैरेक्टर ले लो या फिर पोजीशन का कैरेक्टर ले लो, लेकिन आपने लेना बच्चा सिंगल कैरेक्टर है। तो मोनो हाइब्रिड में स्टूडेंट्स आप सिंगल कैरेक्टर उठाकर जब करेंगे तो उसे कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और अगर आप एक से ज्यादा कैरेक्टर्स उठाएंगे, जैसे कि आपने सीड का शेप भी ले लिया और फ्लावर का कलर भी ले लिया, तो उसे आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, एक कैरेक्टर पेयर लिया जाता है, जैसे कि मेंडल ने क्रॉस करवाया था टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट को, ताकि वो एक जीन का इनहेरिटेंस स्टडी कर सके। अब एक जीन का मतलब क्या बना बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वन जीन का मतलब एक जीन, तो उसके लिए एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या लिया बच्चा, एक कैरेक्टर लिया। और हमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस से अगर आपसे कोई ऐसे पूछता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको कितने कैरेक्टर्स लेने हैं, तो एक, ठीक है। अब देखिए आपने जो ऊपर टेबल है, इस टेबल में बच्चा अच्छे से इसको याद करना है। ये हमारा प्रीवियस ईयर में बहुत बार इस टेबल में से क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से करना है। दूसरा, आगे हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ जीन। अब बेसिकली क्या है बच्चा, कैसे उन्होंने इस क्रॉस को जो है करवाया था, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। क्या करवाया गया बच्चा, टी लिया, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। ये क्या है, ये होमोजाइगस टॉल है। ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल है। एक तरफ लिया गया स्मॉल टी, ये क्या है बच्चा, ये है होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ। क्योंकि आपको पता है जो टी है वो कैसा होता है बच्चा, वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, और जो कैपिटल टी है वो कैसा होता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। अब कैपिटल टी में से एक टी ले लिया, ये इसका गेमीट बन गया। दूसरे में स्मॉल टी लिया, वो इसका गेमीट बन गया। दोनों को जब क्रॉस करवाया बच्चा, तो हमारे पास ये सारी की सारी प्रोजेनीज आई, दैट इज हेटेरोजाइगस टॉल। तो क्या देखा गया, जब एक ड्वार्फ पेरेंट को एक टॉल पेरेंट के साथ क्रॉस कराया गया, दोनों ही होमोजाइगस होने चाहिए, तो उनकी सारी की सारी जो प्रोजेनी आई, जो बच्चे पैदा हुए, वो सारे के सारे टॉल हुए। लेकिन कैसे टॉल हुए बच्चा, हेटेरोजाइगस टॉल हुए। कैसे टॉल हुए, हेटेरोजाइगस टॉल हुए। अब जब इन फर्स्ट F1, जिसको आप लोग F1 कहते हैं, दैट इज फर्स्ट फिलायल जनरेशन आई, इसकी सेल्फिंग कराई गई। इसके ऐसे ऐसे दो ले लेंगे, ऐसे करके ऐसे ऐसे हमें मिले सारे के सारे F1। इसके गेमीट देखो, अब ये हेटेरोजाइगस है तो इसके दो गेमीट आएंगे, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इसके भी दो आएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन दोनों को क्रॉस करवा दो बच्चा, स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये देखो ये हेटेरोजाइगस, ये एक और हेटेरोजाइगस, और ये होमोजाइगस छोटा वाला। अब इससे क्या पता लगा बच्चा, यहाँ पर हमें हैरानी हुई और मेंडल को भी हैरानी हुई कि बेसिकली F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर पेरेंट का नहीं आया था, F2 में वो रिस्टोर हो गया। क्या बोल रहे हैं, पेरेंट को आपने एक तो ड्रॉप लिया था ना, ये वाला पेरेंट, तो ये आपको F1 में नहीं देखने को मिला, लेकिन ये रिस्टोर हो गया F2 जनरेशन में, है ना। कहाँ रिस्टोर हुआ बच्चा, ये देखो, ये वाला है ड्वार्फ। यानी कि 25% जो आपके पास बच्चे हैं वो ड्वार्फ हैं, बाकी के जो 75% बच्चे हैं वो कैसे हैं, टॉल है। और ये कैसी बच्चा रेशियो है, इसे कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक क्या कैरेक्टर है, जो आप देखकर बता सकते हो, तो इसे आपने क्या दिया, फिनोटिपिक रेशियो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, तो आप देख सकते हो इसमें से ये वाला है होमोजाइगस टॉल, ये दोनों है बच्चा हेटेरोजाइगस टॉल, और ये है होमोजाइगस ड्वार्फ। तो रेशियो कैसी बैठ गई, 1:2:1। ये बच्चा इसकी क्या बन जाएगी, ये रेशियो बन जाएगी। आपने इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, इसका रेशियो देख लो, ये रेशियो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का बच्चा रेशियो है। अगर मैं फिनोटिपिक की बात करूं तो 3:1, उसमें जो टॉल है वो 3 है और ड्वार्फ जो है वो 1 है, दैट इज 3:1। कैसे बच्चा, ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या थे, टॉल, और ये वाला क्या था, ड्वार्फ। अगर मैं उसकी बात करूं जीनोटिपिक रेशियो की, तो इसमें जो होमोजाइगस आपके पास बात करते हैं हम लोग टॉल की, तो वो तो 1 है, हेटेरोजाइगस टॉल 2 है और होमोजाइगस ड्वार्फ 1 है, तो 1:2:1 रेशियो। ये दोनों रेशियो पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, आपने यहाँ से भी बच्चा अच्छे से इसको देख लेना है। आप ऐसे ही होगा बच्चा, आपको मैं पूरा चैप्टर कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बीच में बताते रहूंगी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और कहाँ कहाँ पे बच्चा आपको जो है क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है आपकी अच्छी खासी रहती है, ठीक है। तो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये मोनो हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो और मोनो हाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो आपने अच्छे से जो है कर लेनी है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ जीन में ही मेंडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस फॉर अदर पेयर ऑफ ट्रेट्स। जैसे कि हमने तो ऊपर देखा, क्या हमने टॉल वाला और ड्वार्फ वाला देखा, यानी कि हमने हाइट वाला देख लिया है ना। तो हाइट के अलावा बच्चा आप कलर भी ले सकते हैं, आप शेप भी ले सकते हैं, पोजीशन भी ले सकते हैं। जितने भी आपको ऊपर 7 कैरेक्टर्स दिखाए गए थे, आप उसमें से
कोई भी कैरेक्टर का जो है इनहेरिटेंस करेंगे, जब सिंगल आप इसका क्रॉस करके देखेंगे इनहेरिटेंस, तो आपको सेम क्या मिलेंगे, सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि कुछ तो है जो फैक्टर्स जिसका नाम दिया गया है ना, क्या बोला, ऐसा कुछ है जो पेरेंट्स में से बच्चों में इनहेरिट हो रहा है। आजकल के टाइम में बच्चा, हमें पता है क्या होता है, पेरेंट्स में से बच्चों को इनहेरिट जीन्स होता है, लेकिन उस टाइम पर जब जीन्स के बारे में किसी को नॉलेज नहीं थी, तब इन्होंने उस जीन्स को समझते हुए उसे नाम दिया था फैक्टर्स का। तो जैसे कि आप देख रहे थे, मेंडल कितना ज्यादा अपने टाइम से आगे चल रहे थे और वो कितना ज्यादा ऐसी थ्योरीज को डिस्कवर कर पा रहे थे जिसके बारे में उस टाइम पर किसी को नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने नाम दिया फैक्टर्स का। ऐसे ही नहीं बच्चा, इनको क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स, फादर ऑफ द जेनेटिक्स। ठीक है, तो इनको क्यों बोला जाता है बच्चा फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इन्होंने आपको एनसीईआरटी बोलती है कि आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने टॉल के लिए टी यूज कर लिया और ड्वार्फ के लिए डी, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आपने कैपिटल टी अगर टॉल के लिए यूज किया तो आप स्मॉल टी यूज करेंगे ड्वार्फ के लिए। ठीक है, तो ये चीज नीचे लिखी हुई है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं बच्चा, इसमें जो इन्होंने आपको रिजल्ट्स आए वो लिखे हुए हैं। इन F1 व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड, जब F1 की ये जनरेशन आई थी, जब इसको सेल्फ पॉलिनेट किया था, तो ये वाले गैमीट्स बने थे इक्वल प्रोपोर्शन में। उसके बाद इसमें से जो 50% चांस थे बच्चा, वो कैपिटल टी के पास जा सकते थे, और 50% जो कैपिटल टी था वो स्मॉल टी के पास जा सकता था। इसीलिए आपके पास जो ये वाला और ये वाला है वो 50% रेशियो आया है, और ये वाला बच्चा 25% आया है, ये दोनों जो कैपिटल टी है। और अगर दोनों स्मॉल है तो वो भी कितना आया है आपके पास, 25% इसके पास आपकी रेशियो आई है। चलिए आगे हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि आपके पास जो स्मॉल टी है, ये वाला, ये है 1/4, कैपिटल टी 1/4, और स्मॉल टी कैपिटल टी कितना है बच्चा, हाफ है, दैट इज 2/4। इसको अगर मैं मैथ्स के बाइनोमियल एक्सप्रेशन में डालती हूँ, दैट इज a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही आता है ना आंसर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा बेसिकली बच्चा आपके पास क्या आता है, आंसर आता है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने इसकी जगह पर कैपिटल टी स्मॉल टी डाल देना है, जैसे कि यहाँ आपको दिया हुआ है, यहाँ पर हाफ टी प्लस हाफ टी। इसको हाफ हाफ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें से 50% गैमीट्स ये वाले बनेंगे और 50% ये वाले, इसीलिए हाफ और हाफ इसके आगे लगा के इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन में डाल दिया गया है। तो इसको अगर मैं खोलूंगी तो मेरे पास हाफ टी प्लस हाफ टी और हाफ टी प्लस हाफ टी, इसको क्या करा बच्चा, हमने इसको अलग अलग कर लिया। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास 1/4 कैपिटल टी 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 स्मॉल टी कर आगे बच्चा आंसर आपके पास ये आ गया। तो आपको यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कैसे डालना है वो चीज बच्चा यहाँ पे आपको सिखाई गई है। आगे बात करते हैं बच्चा हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में ही मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट किया F2 को, और ये देखा कि F2 प्लांट्स जो थे वो कंटिन्यू करते हैं जनरेट करना ड्वार्फ प्लांट्स, जैसे कि ये वाला जब आया था आपके पास। इसीलिए ही कंक्लूडेड दैट जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ वाज होमोजाइगस, दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये था बच्चा मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो था आपके पास क्या, सिंगल क्रॉस, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसके बेसिस पर मेंडल ने कुछ लॉज दिए जिन्हें आप बोलते हो मेंडल के लॉ, कौन से, इनहेरिटेंस के। इसमें बच्चा हमने बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ये सब करना है। चलिए तो आगे बच्चा यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब बच्चा मैं आपको पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो है, अभी आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम में नीट को लेकर और एमएनएस को लेकर कितनी ज्यादा बच्चों में जो है वो हलचल मची हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों का पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उसी नुकसान की भरपाई के लिए बच्चा हम लोगों ने ये सीरीज क्रिएट करी है यूट्यूब पर, जिसपे मैं आपको लेक्चर्स आकर दूंगी और आपको प्रॉपर जो है यहाँ पर कोशिश करूंगी रिवीजन करवाने की। उसके अलावा बच्चा आपके पास अभी भी बहुत वक्त है, ठीक है, अभी भी आपके पास नीट को आने में थोड़ा वक्त है, और आप उस थोड़े वक्त में बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप बच्चा हमारे पास जाकर, हमारे बी पर्सोनिफाइड आपके लिए लेकर आ रहा है बच्चा क्या, कुछ ऐसे बैचेस, जो हमारे पास कुछ स्पेशल बैचेस हैं जिनके नाम है अतिरिक्त बैचेस। अतिरिक्त बैचेस में स्टूडेंट्स आपको नीट की और एमएनएस की दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और साथ ही साथ बच्चा आपको ये विश्वास दिलवाया जाएगा कि आप लोग सीट अभी भी ले सकते हैं। और आप लोगों के लिए बच्चा
ताकि आप लोगों को ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज ना हो। ये कोर्स हमारे पास 15,000 का था, जो अब डिस्काउंटेड प्राइस पर आप लोगों के लिए 8,000 का मिल रहा है। फुल कोर्स आप लोगों को फुल कोर्स जो है वो 8,000 मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस पर। और बच्चा आप लोगों को अतिरिक्त बैच ज्वाइन करना है अपनी सारी डिटेल स्टडी के लिए। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी बच्चा, प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फुली फंक्शनल क्वेश्चन बैंक मिलेगा। क्वेश्चन बैंक के अलावा बच्चा आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी टीचर से। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो ये है बच्चा आप लोगों के लिए ऐसे ऑप्शंस जिनको आप ऑप्ट करके अभी भी बचे हुए टाइम को बचा सकते हैं और उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी सीट लेने के लिए, ताकि जो आप लोगों ने इतने टाइम तक बच्चा मेहनत करी है ना, वो खराब ना हो। हमारा भी एक ही गोल है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए कैसे भी करके, और जो आप लोगों की मेहनत है ये गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए एट लास्ट डिसीजन की वजह से बच्चा खराब ना हो जाए। इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए, आपके लेवल पर, आपके लिए हमने 15,000 का प्राइस जो है वो डिडक्ट करके 8,000 कर दिया, ताकि कोई भी बच्चा फाइनेंशियल इश्यूज के लिए बच्चा पीछे ना हट जाए। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को जब ये कोर्स आप जाकर लॉग इन करेंगे तो आप वहां पर मेरा अगर कोड यूज करेंगे अंजलि ANJALI कैपिटल में अंजलि 09, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट वहां पर अवेल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपने अंजलि 09 कोड आपने यूज करना है। आप लोगों को वहां पर स्पेशल कोड जो है वो ऑप्ट करवाए जाएंगे स्टूडेंट्स। उसके अलावा बच्चा आप लोगों के लिए दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आप सुनिए। आपको मैं यहाँ चैप्टर खत्म करवा रही हूँ, बीच बीच में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता रही हूँ जहां जहां से आए हैं। अब आप लोगों का क्या काम है बच्चा, आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना है। ठीक है, इसको आप प्री क्विज कह सकते हैं या फिर प्री प्रैक्टिस टेस्ट कह सकते हैं। आप लोगों के लिए बच्चा हमने ऐप पर, हमारा बी पर्सोनिफाइड जो ऐप है उस पर हमने आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट बच्चा ओपन करवाए हुए हैं। ये टेस्ट फ्री है, फ्री फॉर ऑल, और वहां पर आपको काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बच्चा। वहां पर आप अगर मेरा कोड यूज करोगे, आपको बच्चा फ्री है लेकिन आपने वहां पर सिर्फ मेरा कोड यूज करना है और वो आपको फ्री में अवेल हो जाएंगी टेस्ट सीरीज, वो आप जाकर प्रैक्टिस टेस्ट दे। ये चैप्टर बच्चा अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं और आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मुझे भी आप दुख लगेगा कि मैंने इतना मेहनत किया लेकिन आप लोगों ने जाकर टेस्ट नहीं दिया। तो ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपने वो टेस्ट देना है प्रॉपर जाकर, और आपने देखना है कि आपको यहाँ पर कितना अच्छे से समझ में आया है। और डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए बच्चा आप अतिरिक्त बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको गारंटीड आपका सिलेबस टाइम से पहले खत्म करवाया जाएगा। आपको सारा का सारा सिलेबस समझाकर आपके टेस्ट लेकर आपको रेडी करवाया जाएगा, आपको एक योद्धा बनाया जाएगा, ताकि आप नीट की बैटल में जाकर लड़ सके और क्या कर सके बच्चा, जीत सके। जीतना क्या है, अपने टेस्ट को, अपनी किसको बच्चा, अपनी सीट को। आपने जो पूरा साल मेहनत की है उसका जो टेस्ट होने वाला है आपका, उसको आपने क्लियर करना है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चा आपको ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हो आप। साथ ही साथ आप ये प्रैक्टिस टेस्ट देना मत भूलना, आपको मेरा कोड यूज करना है अंजलि 09, जिससे आपको स्पेशल डिस्काउंट अवेल करवाए जाएंगे अतिरिक्त बैच पर, और आपको फ्री में ये प्रैक्टिस टेस्ट देने को मिलेगा ये कोड यूज करके, दैट इज कैपिटल में अंजलि एंड 09। ठीक है बच्चा, चलिए फिर आप लोग क्या करेंगे, अब मेरे साथ फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। चलो बच्चा, मेंडल के लॉज देख रहे थे हम लोग, मेंडल के लॉज देख लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है बच्चा, चैप्टर इजी है, बस मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, समझ में आएगा। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, देखो पहला है बैक क्रॉस, दूसरा है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है, हाइब्रिड आपके पास बना, आपके पास हाइब्रिड बना है ना, जो आपके पास जनरेशन बनी है F1 जनरेशन, उसको आपने किसी भी पैरेंट के साथ क्रॉस करवा देना है, उसे कहते हैं बैक क्रॉस। यानी कि आपने F1 जनरेशन का क्रॉस करवा दिया उसके पैरेंट जनरेशन के साथ। ठीक है, अब ये टेस्ट क्रॉस क्या चीज है, टेस्ट क्रॉस में आपने ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करवाना है विद डोमिनेंट फिनोटाइप टू अ रिसेसिव इंडिविजुअल। अब आपने क्या करवाना है बच्चा, इसमें एक कंडीशन है, फिनोटाइप जिसका करवाना है वो डोमिनेंट होना चाहिए और जिसके साथ करवाना है वो रिसेसिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चा दो कंडीशंस के साथ आप बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस आप समझ सकते हैं। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 आता है, ये आपने याद रखना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि जो मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस है उसका रेशियो कैसा है स्टूडेंट्स, उसका रेशियो है 1:1। चलो आगे बात करते हैं बच्चा, टेस्ट क्रॉस क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन बच्चा। क्या है टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का फंक्शन क्या है, टेस्ट क्रॉस बच्चा अननोन जीनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर को यूज करने के लिए हम निकालते हैं। सपोज टू बी हमें क्या मिला, एक हमको बेसिकली कैरेक्टर मिल गया। ठीक है, मुझे पता लग गया कि ये कैरेक्टर कैसा है, ये कैरेक्टर का जो है पर्पल कलर का फ्लावर है।
बस मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जीनोटाइप जो है वो ऐसा आएगा या फिर दोनों कैपिटल आएगा। तो ये चीज पता करने के लिए मैं टेस्ट क्रॉस कर सकती हूँ, मतलब कि फिनोटाइप नहीं, मुझे जीनोटाइप देखना है उसका। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये एक मेरे पास मुझे इसका है, इसका जीनोटिपिक अननोन है, ये डोमिनेंट फिनोटाइप है इसके पास, यानी कि इसका बच्चा या तो कैपिटल डब्ल्यू हो सकता है या फिर स्मॉल डब्ल्यू। अब पता करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, मैं इसके दोनों ही प्रोबेबिलिटीज को क्रॉस करवाऊंगी इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ, जो ये वाली है, ये वाली। तो रिसेसिव पेरेंट में यहाँ तो बच्चा इसको पनेट स्क्वायर बोलते हैं, जो स्क्वायर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको पनेट स्क्वायर बोलते हैं। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट ने दिया था पनेट स्क्वायर बच्चा, और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में साइंटिस्ट के नाम के बेस पर, ठीक है बच्चा। चलिए, तो बेसिकली ये जो है आपके पास क्या हुआ, इसका ये वाला इधर आया। अगर आपके पास वो कैपिटल डब्ल्यू है, तो सारे ही फ्लावर्स कैसे आएंगे, वायलेट आएंगे, क्योंकि सारी रेशियो कैसे आएगी, ये वाली। और आपको तो पता ही है अगर डोमिनेंट है तो सारे वायलेट देगा, लेकिन अगर इसका रेशियो ऐसा है कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू के साथ अगर उसे क्रॉस करवाएंगे, तो कोई एक बच्चा ये वाला आएगा, जिसकी वजह से हमें पता लगेगा कि आधे फ्लावर्स वायलेट है जो ऊपर दो आए, और आधे फ्लावर्स कैसे हैं, व्हाइट हैं जो नीचे दो आए। तो आप रिजल्ट से पता लगा सकते हैं, अगर ऑल आर पर्पल, ऑल आर वायलेट, तो मतलब कैसा है बच्चा, उसका जीनोटाइप कैसा था, ये वाला था। और अगर दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ आर व्हाइट एंड हाफ आर पर्पल, तो क्या आएगा बच्चा फिर आपका आंसर, तो फिर आपका आंसर आएगा ये वाला। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप लोग टेस्ट क्रॉस से पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। लॉ देख लो, एक है फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक है सेकंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। दोनों जरा ध्यान से देख लो, पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो है मेंडल का, उसे आप लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहे हैं, और सेकंड लॉ को क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस बच्चा आपको कैसी बात बताता है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, जिनको हम आजकल के टाइम पर जीन्स कहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जीन के अंदर कैरेक्टर होती है। अब कैरेक्टर में एक फैक्टर जो होगा वो डोमिनेंट होगा और दूसरा जो होगा वो रिसेसिव होगा, ठीक है। इन अ डिसिमिलर पेयर मतलब बच्चा हेटेरोजाइगस, है ना। डिसिमिलर का मतलब होता है हेटेरोजाइगस। अब भाई होमोजाइगस के लिए तो ये लॉ नहीं है ना वैलिड, तो ये लॉ हेटेरोजाइगस के लिए वैलिड है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स, दैट इज डोमिनेंट ऑफ द अदर, दैट इज रिसेसिव। अब इधर देखिए बच्चा, सेकंड लॉ क्या है, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। During gamete formation, the factors or alleles of a character pair present in parents segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. अब ये क्या बोल रहे हैं बच्चा, अगर एक पैरेंट के का जीनोटाइप ऐसा है और जब उसकी गेमेटोजेनेसिस होने वाली है, तो गेमेटोजेनेसिस के टाइम में तो आपको पता है मियोसिस होती है, तो मियोसिस की वजह से बच्चा उसका एक जो पेयर है वो कैपिटल टी चला जाएगा और एक स्मॉल टी चला जाएगा। अब कैपिटल टी इधर जाएगा या इधर, इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है, यानी कि 50-50% चांसेस है। इसे कहते हैं बच्चा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर दोनों ही एलील क्या करेंगे, आपस में अलग हो जाएंगे। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग हो जाना, ठीक है। होमोजाइगस पैरेंट प्रोड्यूसेस सिमिलर गैमीट्स, हेटेरोजाइगस पैरेंट प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ गैमीट्स ईच हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन। होमोजाइगस मतलब ये वाला, अब ये तो बच्चा एक ही टाइप का गैमीट बनाएगा ना, कैपिटल टी, बस खत्म। और अगर ये वाला होमोजाइगस है तो ये एक ही टाइप का बनाएगा, स्मॉल टी, खत्म। और अगर ऐसा है मतलब हेटेरोजाइगस, तो यहाँ पर दो तरीके के गैमीट्स बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और दोनों के चांसेस क्या रहेंगे बच्चा, 50-50% चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आगे बात करते हैं डोमिनेंस क्या चीज है। अब स्टूडेंट्स, डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको इतनी देर से ये बोल रही हूँ कि डोमिनेंट है, एलील डोमिनेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, वो डोमिनेंट नहीं है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। तो बेसिकली क्या इसका रीजन रहता है और हमें कैसे समझ में आता है कि वो डोमिनेंस होने वाला है। देखो, हर एक जीन कंटेन करती है इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है बच्चा। हर एक जीन क्या करती है, इंफॉर्मेशन को कैरी करती है ताकि वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। हर एक जीन बच्चा कंटेन करती है एक इंफॉर्मेशन जो एक्सप्रेस करता है कोई भी एक ट्रेट, जैसे कि आंखों का कलर, ठीक है। अगर किसी की आंखों का कलर ब्राउन है तो उसके पास एक ऐसी जीन है जो एक प्रोटीन बनाती है जो कि ब्राउन कलर बनाता है। और अगर उसकी आंखों का कलर ब्लू है तो यानी कि उसकी जो ब्राउन वाली एलील थी वो मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। तो अगर ब्राउन एलील उसकी ओरिजिनल एलील है तो वो अनमॉडिफाइड कहलाएगी, और अगर वो मॉडिफाइड हो गई है तो वो ब्लू आई कलर देगी, ठीक है। तो अनमॉडिफाइड में बच्चा एलील का
नॉर्मल फंक्शनिंग देखते हैं हम, और मॉडिफाइड में वो रेसेसिव होता है क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अनलेस और अनटिल दोनों एलील्स कैसी हो, दोनों की दोनों एलील्स अनमॉडिफाइड ना होकर मॉडिफाइड हो, यानी कि रेसेसिव हो। तो अनमॉडिफाइड में देखिए इट इज जनरली डोमिनेंट एंड रिप्रेजेंट ओरिजिनल फिनोटाइप, जिसको वाइल्ड फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो जो ओरिजिनल फिनोटाइप होता है बच्चा वो होता है वाइल्ड फिनोटाइप। और जैसे कि ये होमोजाइगस जीन पेयर है, इसमें दोनों ही अनमॉडिफाइड है। ग्रीन वाली क्या है, डोमिनेंट है। याद रखो इस डायग्राम में जो ग्रीन है वो क्या है बच्चा, डोमिनेंट है। अब आप देख पा रहे हैं कि जो ग्रीन है वो डोमिनेंट है, दैट इज होमोजाइगस जीन पेयर। अब इसमें अनमॉडिफाइड एलील दोनों ही कैसी हैं, ग्रीन कलर की हैं। यहाँ देखिए ये हेट्रोजाइगस बन गया, एक अनमॉडिफाइड है लेकिन एक मॉडिफाइड आ गई, यानी कि एक रिसेसिव आ गई है। ये है होमोजाइगस जीन पेयर, दोनों ही मॉडिफाइड है, मतलब दोनों ही रिसेसिव है। यानी कि अनमॉडिफाइड वो एलील है जो डोमिनेंट है और मॉडिफाइड वो एलील है जो रिसेसिव है। ठीक है, तो ये बच्चा डोमिनेंस है, कॉन्सेप्ट है बच्चा डोमिनेंस का। आगे हम लोग बात करते हैं, अब आप एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। कंसीडर कीजिए एक जीन है जो इंफॉर्मेशन करती है एक एंजाइम बनाने के लिए। जीन जो है वो कोड करती है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन बनाती है एंजाइम। तो बेसिकली जीन डायरेक्ट क्या फॉर्म कर रही है, इस एंजाइम को फॉर्म कर रही है। अब जो तो हो रहेगी तुम्हारी नॉर्मल एलील, वो बनाएगी नॉर्मल एंजाइम, क्योंकि नॉर्मल एलील कैसी है, अनमॉडिफाइड है। नॉर्मल एलील कैसी है बच्चा, अनमॉडिफाइड है। अनमॉडिफाइड होने के कारण वो क्या है, डोमिनेंट है, और डोमिनेंट होने के कारण वो जीन को एक्सप्रेस कर पा रही है और एंजाइम को बना पा रही है। लेकिन जो मॉडिफाइड एलील है वो रिस्पॉन्सिबल होती है नॉन फंक्शनल एंजाइम के लिए, या फिर नो एंजाइम एट ऑल, या फिर नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम के लिए। ठीक है, जो मॉडिफाइड एलील है बच्चा वो तीन तरीके के काम कर सकती है, मतलब वो काम खराब कर देगी तीन तरीकों से। एक तो वो लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगी, या तो नॉर्मल होगा या लेस एफिशिएंट एंजाइम होगा। लेकिन दूसरे केस में वो एंजाइम ऐसा बनाएंगे जो नॉन फंक्शन होगा। तीसरे में वो एंजाइम बनाएगी ही नहीं। तो पहले वाले में देख लो, जरूर पहले वाले में क्या रहा होगा, कोई डोमिनेंट रहा होगा, यानी कि अनमॉडिफाइड एलील, तभी वो नॉर्मल एंजाइम को बना पा रही है, या फिर स्लैश लेस एफिशिएंट। इन दिस केस मॉडिफाइड एलील विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप लाइक अनमॉडिफाइड एलील। जो मॉडिफाइड एलील है बच्चा वो अनमॉडिफाइड एलील जैसा फिनोटाइप प्रोड्यूस कर पा रही है, इसीलिए मॉडिफाइड एलील इक्विवेलेंट है अनमॉडिफाइड एलील के। क्योंकि मॉडिफाइड ने क्या किया, वो है तो मॉडिफाइड लेकिन वो अनमॉडिफाइड की तरह काम कर रही है। लेकिन दूसरे केसेस में जहां पर नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम एट ऑल हो रहा है, वहां पर बच्चा जो फिनोटाइप है वो डिपेंडेंट होता है सिर्फ और सिर्फ फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। और क्योंकि अनमॉडिफाइड एलील यहाँ पर कम है, तो इसीलिए जो मॉडिफाइड एलील है वो रिसेसिव हो जाती है, और यहीं से बच्चा आपके पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि अभी आपको मैंने मोनो हाइब्रिड बताया था जिसमें सिंगल जीन लेनी है, इसमें हम दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेंगे। एग्जांपल देखिए बच्चा, क्रॉस करवाते हैं राउंड शेप येलो कलर्ड सीड्स, दैट इज RRYY। ये दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। ठीक है, सीड में जब कलर येलो आएगा तो डोमिनेंट आएगा, उसके लिए कैपिटल Y, और सीड का जब राउंड शेप होगा तो वो डोमिनेंट आएगा, कैपिटल R एंड कैपिटल R। इसका बिल्कुल उल्टा बच्चा, जब रिंकल शेप होगी तो स्मॉल r तो रिसेसिव, और जब ग्रीन कलर्ड सीड्स होंगे तो स्मॉल y दैट इज रिसेसिव अगेन। चलिए बच्चा, इसको हम क्या करने वाले हैं, फटाफट से आपको दिखाते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो रेशियो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से कैसे डिफरेंट रहेगी। देखो, इसके पेरेंट्स हमने लिए, ये आपके पास होमोजाइगस राउंड येलो है। यहाँ पर आप दो कैरेक्टर्स अच्छे से देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पर आप लोग दो कैरेक्टर्स को अच्छे से देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए, यह है होमोजाइगस रिंकल दैट इज स्मॉल y। इसके गैमीट बना लो। पहले हमने गैमीट बनाया, इसका एक कैपिटल R कैपिटल Y, इसकी 50% प्रोबेबिलिटी रहती है। दूसरा हमने बनाया स्मॉल r और स्मॉल y, दोनों का जब हमने पहला क्रॉस करवाया तो मेरे पास जनरेशन आई F1 सारे ही ऐसे आए। कैसे आए, हेट्रोजाइगस राउंड येलो, यानी कि RR और YY। ठीक है, सारे ऐसे आए। जब मैंने इसका क्रॉस फिर से करवाया, जिसको आप सेल्फिंग कह रहे हो, F1 की सेल्फिंग बोलते हैं इसको, F1 की सेल्फिंग। ठीक है, तो F1 की सेल्फिंग जब मैंने करवाई तो मैंने ये बना दिया RRYY, और इधर से RRYY। दोनों को क्रॉस करवा के बच्चा मेरे पास गैमीट्स आती है, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल स्मॉल r एंड स्मॉल y। ये देख लो बच्चा, ऐसे आपके गैमीट्स आएंगे। अब इन गैमीट्स के आपस में आप करवाने वाले हो क्या, आप करवाने वाले इनका क्रॉस। उसके लिए आपको बड़ा पनेट स्क्वायर चाहिए रहेगा, क्योंकि आपके पास 4 गैमीट्स इस साइड और 4 इस साइड। देखो, इसकी जब मैं ऐसे करके क्रॉसिंग करवा रही हूँ, इधर सारे इसको, ये वाले इसको सबके साथ करवा दो, 1 2 3 और 4, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये
ऐसे करके बच्चा जब आप ये पूरा टेबल कंप्लीट करोगे तो आपके पास 16 जो है टोटल आपके पास 16 रिजल्ट्स आएंगे। 16 रिजल्ट्स में से बच्चा राउंड येलो आएगा, ग्रीन राउंड ग्रीन आएगा, ठीक है, रिंकल्ड येलो आएगा और रिंकल्ड ग्रीन आएगा। तो इसकी रेशियो देखो क्या है। अब रेशियो बच्चा बड़ी खास रेशियो है। F2 में क्या था, मेंडल ने देखा येलो और ग्रीन कलर सेग्रीगेट हो गए 3:1 रेशियो में, जो कि सिमिलर रेशियो किसकी थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। यानी कि येलो और ग्रीन को अगर मैं अलग से करती हूँ तब भी उसका 3:1 आता है, लेकिन अगर मैं उसको एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में एज अ सिंगल जीन यूज करती हूँ विद राउंड एंड रिंकल्ड, तब भी उसका 3:1 आता है। दूसरा वाला जो राउंड और रिंकल्ड है उसका भी कितना आया बच्चा, 3:1 आया। जब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास जो रेशियो आ गई फिनोटाइपिक वो आ गई 9:3:3:1। ये कैसे आया बच्चा, 3:1 और 3:1 को मैं क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई, 3 3 9, 3 1 3, 1 3 3 और 1 1 1। अब जो बच्चे कहेंगे मैम ये कैसे आ गया, तो बच्चों एक चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं मैथ्स। मैथ्स पढ़ा था कभी कभी बचपन में, भूले भटके जिंदगी में जब हम बड़े इंटेलिजेंट हुआ करते थे तब मैथ्स पढ़ते थे ना, तो वही चीज होती है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। तो आई होप आप लोगों को पता हो या आप लोगों को कभी तो पाला पड़ा होगा ना उससे, तो वही मैंने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है बच्चा, फिनोटाइपिक रेशियो है इसकी 9:3:3:1। दिस इज 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन। आपने इस बच्चे इसका रेशियो याद रखना है, जैसे मोनोहाइब्रिड में एक डिफरेंट रेशियो आया था वैसे इसमें भी एक डिफरेंट रेशियो आया है। इस रेशियो को बच्चा डिराइव नीचे कर रखा है भाई, ओ माय गॉड, फिर से देखो क्या लगा दिया, वही वाला मैथ्स लगा दिया ना, चलो जी ऑल राइट। अब देखो बच्चा इसका जीनोटाइपिक रेशियो बड़ा खतरनाक है, ऐसे याद कर लो 1:2:1:2:4:2:1:2:1। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। और कहाँ से पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चा, जो हमने पीछे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था उसके जो रिजल्ट्स आए थे वहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया था। तो आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है और इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करने हैं क्रॉसेस की, हमने याद करेंगे, ठीक है बच्चा। अच्छे से जो है क्रॉसेस को याद करके जाना है, अच्छे बच्चे बनके बढ़िया तरीके से क्रॉसेस आपने याद करने हैं, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के, आपने ये देख लिए। अब आ गया हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के साथ साथ थर्ड लॉ मेंडल का, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब भैया ऐसा है, जो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था बच्चा, उसमें हमने देखा था कि वो हम सिंगल क्रॉस पे भी कर सकते थे, लेकिन जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें तो हमें 2 कैरेक्टर्स तो कम से कम लेने पड़ेंगे। तो ये जो लॉ है बच्चा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए वैलिड है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर involved in a cross, factor pairs independently segregate from the other pairs of characters। क्या बोला बच्चा, सेम चीज जो हम करके आए, इन्होंने राउंड और रिंकल्ड लिया है ना, एक तरफ लिया राउंड रिंकल्ड, एक तरफ लिया येलो ग्रीन। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं इसको अकेले अकेले करती तब भी इसका रेशियो 3:1 आता और इसका रेशियो 3:1 आता, है ना। इनको मैंने इकट्ठे कर दिया तब भी इसका रेशियो अलग से 3:1 आया, इसका अलग से 3:1 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 9:3:3:1, है ना। लेकिन बच्चा यही तो लॉ है कि अगर मैं इन दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ ले रही हूं तब भी जो फैक्टर हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है येलो और ग्रीन वाले पेयर को कि हमारे साथ राउंड और रिंकल्ड वाले भी बैठे हैं, भाई कुछ तो लिहाज करो बगल वालों का। लेकिन इन्होंने कोई लिहाज नहीं किया, इन्होंने अपना रेशियो वही निकाला 3:1। इसे कहते हैं बच्चा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कि बगल वाले से कोई फर्क ना पड़ना। इसकी बच्चा एक ही थ्योरी है, कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, है ना। चलो इसका वही बात है कि लोग तो कहेंगे भाई 4 लोग हैं, बोलेंगे तो है ही, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपना काम करेंगे। आपका भी बच्चा लाइफ में यही करना है। इस टाइम पर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि अब क्या होगा, अब तो आपका पेपर ऐसा हो गया, अब तो आपकी तैयारी रुक गई है। तो बच्चा अपनी किसी की बात नहीं सुनिए, जितनी मुंह उतनी बातें, ठीक है। आपका क्या एक ही रोल होना चाहिए, आपको मन लगाकर बच्चा लग कर पढ़ाई करनी है, लग के बच्चा आपको पढ़ाई करनी है। आपको जहां जो अपॉर्चुनिटी मिलती है पढ़ने की वहां उसे ग्राब करके आपने लग जाना है अपनी स्टडीज में, ठीक है। स्टडीज में बच्चा लग जाना है। आप बच्चा अगर अपनी तैयारी एक अच्छे सिरे से शुरू करना चाहते हो एक क्रैश कोर्स के थ्रू, तो आप बच्चा हमारे पास अतिरथ बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमने अतिरथ बैच स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया है ताकि आप लोग नीट से पहले अपना सिलेबस खत्म करके, पूरा सिलेबस खत्म करके सिलेक्शन लेने के लायक हो जाओ। दूसरा बच्चा, इस बैच की जो फीस थी वो 15,000 से हमने कम करके 8,000 कर दी है ताकि आप लोग बिल्कुल भी फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक ना हो। दूसरा बच्चा, जब आप मेरा कोड लगाएंगे
अंजलि ANJALI अंजलि 09 और ये बच्चा कैपिटल में लगाना है आपने, तब आपको ये वाला डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चा आप लोगों के लिए हमारी तरफ से एक स्टेप है आपके सिलेक्शन की और हमारा एक कंट्रीब्यूशन है, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन बच्चा किसी भी रीजन की वजह से रुकना नहीं चाहिए, वेदर इट इज गवर्नमेंट का डिसीजन, वेदर इट इज योर फाइनेंशियल इश्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी बात ये आपको अच्छे से पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी आपको करने ही पड़ेंगे। अब आप लोग अतिरथ बैच को ज्वाइन करें या ना करें, आप लोगों के पास हमारे पास ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर आपको अवेलेबल हो जाएंगे प्रैक्टिस टेस्ट के नाम पर। आप एक प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं जाकर, वहां पर आप मेरा कोड यूज करेंगे फिर से ANJALI अंजलि और आगे लगाएंगे 09, तो आपको बच्चा क्या मिल जाएगा, वो प्रैक्टिस टेस्ट का आपको एक्सेस मिल जाएगा फ्री में, आप उसको दे सकेंगे। अंजलि ANJALI 09 आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चा अब आप मेरे साथ इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो आगे आगे बच्चा हमारे पास पार्ट 3 दैट इज नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब बच्चा इस पार्ट में हमने क्या करना है, इस पार्ट में हमने नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस देखनी है, यानी कि हमें क्या देखना है, मेंडल से हटकर कुछ इनहेरिटेंसेस होती हैं जो एक्सेप्शन होती हैं, वो हमने पढ़नी है। तो इसमें जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो एक तो हमने पढ़नी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी। चलिए बच्चा एक एक करके सारे पढ़ लेते हैं। पहला आता है आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है भाई, देखो डोमिनेंट तो हो रहा है लेकिन कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हो पा रहा है, एक इंटरमीडिएट बीच का कैरेक्टर आ गया है, कंप्लीटली क्या नहीं हो पा रहा है, टॉल भी नहीं हो पा रहा है, कंप्लीटली ड्वार्फ भी नहीं हो पा रहा है, बीच में हाइट रह गई है एक इंटरमीडिएट सी हाइट, इसे कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस को ना होना, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होना। देखिए इन दिस हेरिटेंस व्हिच द ऑफस्प्रिंग शोज इंटरमीडिएट कैरेक्टर, जो बच्चे हैं उसका कैरेक्टर कैसा आएगा, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आएगा बिटवीन टू पैरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिखे गए हैं ना, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के सीधे सीधे एग्जांपल पूछे जाते हैं। बोलते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आंसर में आएगा आपके पास स्नैपड्रैगन, इसको डॉग फ्लावर या फिर एंटीराइनम बोलते हैं। दूसरा है मिराबिलिस जलापा, इसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। तो ये जो प्लांट है, इनके जो फ्लावर का कलर है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। कैसे बच्चा, इसमें हम दो पेरेंट्स लेते हैं, पहला हम लेते हैं रेड फ्लावर, दूसरा लेते हैं व्हाइट फ्लावर। अब अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो रेड कलर डोमिनेंट है व्हाइट कलर के ऊपर, तो जो बच्चे आने चाहिए F1 जनरेशन के, वो कैसे आने चाहिए, सारे के सारे रेड आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेंडल की जो रेशियो थी उससे अलग रेशियो आती है F1 की। इसमें क्या आता है बच्चा, इसमें एक आता है फ्लावर रेड, एक आता है इसमें व्हाइट, और जो दो फ्लावर आते हैं ना वो आते हैं बच्चा पिंक, यानी कि रेड और व्हाइट को आप मिला देंगे, ब्लेंड कर देंगे तो पिंक कलर आ जाएगा। बचपन में जब आप पेंटिंग करते थे तो आप कलर्स आपस में मिलाते तो होंगे ना, तो आपने कभी रेड और व्हाइट मिलाया होगा तो आपको दिखा होगा पिंकिश सा कलर आ गया, बड़ा खुश हो जाते थे हम बचपन में ना, हमने क्या कर दिया। तो बेसिकली वही चीज यहाँ पर हुई है, यहाँ पर बीच के दो कलर्स आए हैं जिन्हें आप कहते हो पिंक कलर, दो फ्लावर्स ऐसे आए हैं। ठीक है, इसका रेशियो देखो कैसा है, इसका रेशियो है फिनोटिपिक 1:2:1, इसमें 1 रेड है, 2 पिंक है और 1 व्हाइट है। जीनोटिपिक रेशियो बच्चा वही सेम है, यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो रहती है सेम। तो ये भी बच्चा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, thus phenotypic and genotypic ratios are same. Now this means that capital R was not completely dominant over small r, यानी कि जो कैपिटल R था, रेड वाला जो कैपिटल R था, वो व्हाइट के छोटे r पर कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं था, और इसीलिए बच्चा इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, और पी प्लांट भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, ऐसी बात नहीं है। पी प्लांट आल्सो शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अदर ट्रेट्स, जो हमने 7 ट्रेट्स पढ़े थे उसमें नहीं, और दूसरे ट्रेट्स में पी प्लांट भी शो कर सकता है। दूसरा फैक्टर आ गया बच्चा हमारे पास कोडोमिनेंस। अब ये कोडोमिनेंस क्या बना है भाई, कोडोमिनेंस क्या हुआ बच्चा, जब दोनों जो पेरेंट्स हैं वो एक साथ डोमिनेंट होंगे, जैसा कि एक्चुअली में आजकल जो हमारे जनरेशन है उसमें लोग करते हैं। कपल्स जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो दोनों आपस में कोडोमिनेंट होते हैं, ना हस्बैंड वाइफ पर डोमिनेंट होता है ना वाइफ हस्बैंड पर डोमिनेंट होती है, दोनों मिलकर घर चलाते हैं। सिमिलरली इसमें भी हम देखते हैं यहाँ पर जो दोनों एलील्स होती हैं जीन की, वो दोनों मिलकर बच्चे के कैरेक्टर को क्या करती हैं बच्चा, एक तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, PYQ का
क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चा। क्या एग्जांपल है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में बच्चा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है। अब आपको पता है जो एबीओ ब्लड ग्रुप्स हैं वो आई जीन से कंट्रोल होते हैं। कौन सी जीन होती है बच्चा जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है हमारी बॉडी में? आई जीन। अब आई जीन क्या करती है? एक शुगर पॉलीमर जिसको एंटीजन बोलते हैं वो प्रोड्यूस करती है, जो कि आरबीसी पर लगा होता है। एंटीजन लगा होता है आरबीसी पर, और उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी होती है वो कहाँ बनी होती है बच्चा? प्लाज्मा में। याद रखना है, एंटीबॉडी इज इन प्लाज्मा और एंटीजन इज प्रेजेंट इन आरबीसी। अब बेसिकली द जीन आई हैज 3 एलील्स, आई ए, आई बी एंड आई। ये उस जीन के 3 एलील्स हैं। यूजुअली आप देखते हैं एक जीन पर 2 एलील्स होती है, पर इस पर कितनी है बच्चा? 3 एलील्स हैं। इसे ही मल्टीपल एलीलिज्म भी कहते हैं। यहीं पर सुन लो, इसको ही मल्टीपल एलीलिज्म भी कहते हैं, यानी कि एक से ज्यादा एलील्स होंगी, मतलब 2 से ज्यादा एलील्स होंगी एक जीन पर, तो उसको मल्टीपल एलीलिज्म कहेंगे। तो आई जो जीन है उस पर क्या है बच्चा? मल्टीपल एलीलिज्म, दैट इज आई ए, आई बी एंड आई। अब इसमें से जो आई ए और आई बी है ये तो बच्चा शुगर प्रोड्यूस करती है डिफरेंट फॉर्म का, लेकिन जो आई है छोटा वाला वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड ग्रुप देख लीजिए, इसमें जो ब्लड ग्रुप ए है, आपका जो ब्लड ग्रुप ए होता है जिन लोगों का, उनका जीनोटाइप ये होता है आई ए या फिर आई ए आई। इसके केस में जो आई वाला है, कैपिटल आई वाला, वो स्मॉल आई वाले पे डोमिनेंट है, इसलिए तो ब्लड ग्रुप ए है। बी वाले में देखिए आई बी, ये तो होमोजाइगस हो गया, और आई बी आई, इसमें जो आई बी वाला है बच्चा वो डोमिनेंट है इसके ऊपर। और ए बी में देखिए, ए बी में आई ए और आई बी, और ओ में देखिए आई और आई, इसमें तो कोई एंटीजन ही नहीं है। ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस, ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, ये वाला, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। सो बेसिकली बच्चा ये एग्जाम्पल रहेगा आपका कोडोमिनेंस का, जो है ए बी, आई ए और आई बी। तो आपने याद रखना है ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल जो है हमारे पास बैठता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें देखिए बच्चा कोडोमिनेंस में ये आप देख सकते हैं, ये आपको शो कर दिया है व्हेन आई ए एंड आई बी, क्योंकि क्या हो रहा है बच्चा, आई ए और आई बी दोनों ही इक्वल डोमिनेंट शो कर रहे हैं। अगर मैं कैपिटल आई और स्मॉल आई की बात करूं तो कैपिटल आई वाला ज्यादा डोमिनेंट है, या फिर अगर मैं ए और बी की बात करूं तो उसमें तो दोनों इक्वली डोमिनेंट है, तभी तो ब्लड ग्रुप ए बी आ रहा है ना, वरना ब्लड ग्रुप या तो ए आता या फिर बी आता। ब्लड ग्रुप ए बी क्यों आ रहा है बच्चा? क्योंकि दोनों ही इक्वली बेसिकली क्या है? डोमिनेंट है। अब क्या बोल रहे हैं हम इसमें? व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेसेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर्स एंड दस ड्यू टू द कोडोमिनेंस, इसको बोलते हैं बच्चा आई ए और आई बी। इस फैक्टर को क्या बोलते हैं जी? आई ए और आई बी। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये फादर है, इनका जीनोटाइप ये है, मदर का ये है। अगर मैं क्रॉस करवाता हूँ तो ये फादर के 2 गैमीट्स और ये मदर के 2 गैमीट्स साइड में क्रॉस करके आई ए, ये इसमें ये क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी, ये क्या है? ब्लड ग्रुप बी, ये क्या है? ब्लड ग्रुप ए, और ये क्या है? ब्लड ग्रुप ओ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो कोडोमिनेंस है उसके 25% चांसेस है। सिमिलरली एक फादर है, इनका भी आई ए आई बी और मदर का आई आई। ये फादर के गैमीट्स, ये मदर के गैमीट्स। देखिए ये क्या बना? ए ब्लड ग्रुप, ये क्या बना? बी ब्लड ग्रुप, ये ए और ये बी। यहाँ पर कोई भी कोडोमिनेंस शो नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है बच्चा? दूसरी वाली मदर के पास कोई भी ऐसा एलील नहीं है जो डोमिनेंट हो। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं बच्चा मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म में क्या देखना है हमने? अब बच्चा मल्टीपल एलीलिज्म क्या चीज है? देखिए अगर 2 से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट होते हैं किसी एक जीन पर, ठीक है, एक जीन पर 2 से ज्यादा एलील्स अगर प्रेजेंट होते हैं, कैरेक्टर वो सेम गवर्न कर रहे हैं लेकिन एलील्स ज्यादा प्रेजेंट हैं, तो उसे आप कहोगे मल्टीपल एलीलिज्म। एग्जांपल अगेन बच्चा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, क्योंकि उसमें अभी आपको बताया था कितने एलील्स होते हैं? 3 एलील्स होते हैं। कौन से बच्चा जो लिखे हैं यहाँ पर? कितने एलील्स होते हैं? 3। कौन से? आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, 3 बच्चा इसमें एलील्स आपको देखने को मिल रही है। एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही एलील्स प्रेजेंट होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मल्टीपल एलीलिज्म में भले ही आई और ए, आई बी और आई 3 आपके पास प्रेजेंट है एलील्स, लेकिन ये पॉपुलेशन लेवल पर है। ये किस पर है? पॉपुलेशन लेवल पर। लेकिन एक इंडिविजुअल के पास 2 ही एलील्स होंगी। अगर उसका ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके पास या तो आई ए होगा या फिर आई ए और आई होगा, लेकिन है तो 2 ही एलील्स ना। तो सिमिलरली सारे ब्लड ग्रुप्स में उसके पास जो एलील होगी वो 2 ही होंगी एक जीन पर।
तो मल्टीपल अलीलिज्म जो है वो एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक पॉपुलेशन लेवल पर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बच्चा, पॉलीजेनिक मतलब क्या होता है? बहुत सारी जीन्स। जब एक कैरेक्टर बच्चा बहुत सारी जीन्स के थ्रू क्या करा जाए, कंट्रोल करा जाए, तो उसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे कि ह्यूमन का स्किन का कलर और ह्यूमन का हाइट, इट इज द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स। जैसे कि आपको पता है ह्यूमन की हाइट जो है वो एक्सट्रीम टॉल और एक्सट्रीम स्मॉल के अलावा इंटरमीडिएट भी होती है। कुछ लोग 5 फीट के होते हैं, कुछ लोग 6 फीट के होते हैं, कुछ लोग 5.5 फीट के होते हैं, कुछ लोग 5.1 फीट के होते हैं। सो बेसिकली ये सब क्या है? कुछ लोग 4 फीट के होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है बच्चा? ये सब इंटरमीडिएट हाइट है, यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। एक ही जो कैरेक्टर है वो बहुत सारी जीन्स के थ्रू गवर्न किया जा रहा है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट के बेसिस पर बच्चा डिसाइड होता है कि वो इंसान कैसा होने वाला है। और पॉलीजेनिक ट्रेट में फेनोटाइप रिफ्लेक्ट करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। इसमें क्या होता है? हर एक एलील का इफेक्ट जो है वो एडिटिव होता है। ऐसा नहीं है कि उसका अगर ये वाला जीनोटाइप होगा तो वो कंप्लीट टॉल होगा। अगर उसका जीनोटाइप ये है बच्चा तो उसमें आधा टी और आधा टी, यानी कि वो सेमी ड्वार्फ होगा, है ना, वो सेमी ड्वार्फ होगा। तो उसे कहते हैं दोनों जो एलील्स हैं वो एडिटिव इफेक्ट शो करते हैं। तो बच्चा ये यहाँ से आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये वाली, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ईच एलील इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है। ईच एलील इज बच्चा क्या है? एडिटिव होता है नेचर में। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चा ह्यूमन स्किन कलर। ये भी दूसरा एग्जांपल है। जैसे अभी हमने ह्यूमन हाइट देखी, अब आपको पता है 3 जीन्स है ए बी सी। सोचो, लेट करो, अज्यूम करो कि 3 जीन्स हैं, दैट इज ए बी सी, ये कंट्रोल करती है ह्यूमन की स्किन कलर को, ठीक है। जस्ट अज्यूम दैट देयर आर 3 जीन्स दैट आर कंट्रोलिंग ह्यूमन का स्किन कलर। अब इसमें जो डोमिनेंट फॉर्म्स हैं दैट इज ए बी एंड सी, ये रिस्पॉन्सिबल है डार्क स्किन कलर के लिए। और जो रिसेसिव फॉर्म्स है दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ये किस लिए बच्चा रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द लाइट स्किन कलर। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा बच्चा जो एक्सट्रीम डार्क इंसान होगा, डार्केस्ट स्किन कलर, वो उसमें सारे कैपिटल होंगे। एकदम लाइटेस्ट जो स्किन कलर होगा उसमें सारे छोटे होंगे। और जब अगर छोटे बड़े मिक्स होंगे, 3 डोमिनेंट और 3 रिसेसिव, तो उससे इंटरमीडिएट स्किन कलर आएगा। जैसे कि अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, इसमें क्या है? इंटरमीडिएट स्किन कलर। तो आपने ये चीज याद रखनी है that human skin color is an example of polygenic inheritance। और बच्चा यही आपका क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का आपको क्या पूछा था? उन्होंने एग्जांपल पूछा था, उसमें ह्यूमन स्किन कलर बताना है आपने बच्चा, और आपने क्या बताना है? टॉल या ड्वार्फ जैसी हाइट बतानी है ह्यूमन के केस में। चलिए, इसीलिए नंबर ऑफ ईच एलील्स इन द जीनोटाइप डिटरमाइन द डार्कनेस ऑफ लाइटनेस ऑफ द स्किन। कैसा उसका जीनोटाइप है उससे समझ में आता है कि उसका कलर कैसा रहेगा स्किन का। नेक्स्ट रहेगा बच्चा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? जब एक सिंगल जीन जो है वो एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को संभाल रही है। पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपिक में फर्क है। पॉलीजेनिक में एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन संभाल रही है और प्लियोट्रॉपिक में एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर संभाल रही है। जब एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर को संभालती है तो ऐसी जीन को बच्चा प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। ज्यादातर केसेस में मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन और मेटाबॉलिक पाथवे व्हिच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप्स। जैसे कि बच्चा क्या होता है, कोई ए रिएक्टेंट है, वो एंजाइम E1 की इन्फ्लुएंस में प्रोडक्ट बी बना रहा है। अब बी से एंजाइम E2 आया और सी बना दिया। सी ने क्या किया? एंजाइम E3 बना दिया और डी बना दिया। अब होने क्या वाला है? जो जीन सपोज टू बी, वो जीन का नाम था जीन ए या जीन एक्स। जो जीन एक्स थी वो कोड करती थी इस एंजाइम E1 के लिए। अब अगर जीन एक्स मेरे पास E1 के एंजाइम के लिए कोड नहीं कर पाई किसी रीजन की वजह से, तो प्रॉब्लम क्या आएगी बच्चा? प्रॉब्लम ये आएगी कि E2 भी नहीं बनेगा, E3 भी नहीं बनेगा, क्योंकि E1 से जो B बन रहा था वो ही नहीं बनेगा, तो फिर C नहीं बनेगा, D नहीं बनेगा। तो इससे क्या हो रहा है? एक सिंगल जीन ने काफी सारे कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर दिया। इसे कहते हैं बच्चा मेटाबॉलिक पाथवे, जो कि कंट्रीब्यूट करता है डिफरेंट फिनोटाइप्स में। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, स्टार्च सिंथेसिस बी में फिनाइलक्यूटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया। ये आपने 3 एग्जांपल याद रखने हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्लियोट्रॉपी के एग्जांपल बताइए, ठीक है। जहां जहां बच्चा मैं पीवाईक्यू और स्टार बना दूं वो आपके लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू में बच्चा आपने इस बात का ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं स्टार्च सिंथेसिस एंड पी प्लांट में। देखिए होता क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए क्या होता है स्टार्च सिंथेसिस में।
स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी जीन। ठीक है, स्टार्च जो है वो इफेक्टिवली सिंथेसाइज होती है कैपिटल जीन से, देयरफॉर जो लार्ज स्टार्च ग्रेन है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब स्मॉल बी की लेसर एफिशिएंसी होती है स्टार्च सिंथेसिस की और कैपिटल बी की ज्यादा होती है। तो होता क्या है बच्चा, जब आप इसको क्या करोगे, स्टार्च ग्रेन हमेशा इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो करते हैं। तो स्टार्च ग्रेन दो इफेक्ट शो कर रहे हैं, एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक प्लियोट्रॉपी। अब कैसे हो रहा है ये देखो, हो क्या रहा है, ये इफेक्टिव है कैपिटल बी, ये लेसर इफेक्टिव है स्मॉल बी। ठीक है, दोनों के गेमीट्स बना दिए, ये कैपिटल बी और ये स्मॉल बी, दोनों की करवा दी बच्चा फर्टिलाइजेशन, तो इंटरमीडिएट आ गया बी। अब ये जो है ना, अगर मैं मेंडल के हिसाब से देखती तो फिर इसका फिनोटाइप कैसा आना चाहिए था, इसका फिनोटाइप लार्ज साइज आना चाहिए था, लेकिन इसका फिनोटाइप लार्ज साइज नहीं आता है बच्चा, कैसा आता है, इंटरमीडिएट साइज आता है। तो क्या पता लग रहा है हमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पता लग रही है ना, यानी कि जो कैपिटल वाला बी था ये भी डोमिनेंट है, स्मॉल बी भी डोमिनेंट है, तो बीच का एक कैरेक्टर है जिसको आप इंटरमीडिएट डोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहे हैं। चलिए बच्चा, यहाँ पर हमने नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंसेस हमारे पास खत्म किए। अब हमारा चैप्टर का पार्ट 4 स्टार्ट होता है, chromosomal theory of inheritance, that is the very important part of this chapter। ठीक है बच्चा, इसमें से बेहद क्वेश्चंस नीट में आते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं बच्चा क्रोमोसोमल थ्योरी। अब पहले आपको ये जानना है इस सेक्शन में कि मेंडल ने जो काम किया था उनका वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रह गया था बच्चा, ऐसा क्या हुआ था कि मेंडल का जो काम था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया था। पहला रीजन था कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। फर्स्ट रीजन वाज दैट कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। उन दिनों आपको पता है बच्चा, फेसबुक इंस्टाग्राम 1800 सन की बात है ये, उस टाइम फेसबुक इंस्टाग्राम और ये टेलीग्राम व्हाट्सएप ये सब कुछ कहाँ होता था, इतना सोशल मीडिया है ना, ही उस टाइम तो फोन नहीं हुआ करते थे, ये सब ऐप तो बहुत दूर की बात है। तो कम्युनिकेशन नहीं था। ऐसा नहीं था कि मेंडल ने एक काम को पब्लिश किया, आजकल के टाइम पे अगर आप एक काम पब्लिश कर दो और उसको इंस्टा पे डाल दो तो वो तो वायरल हो जाएगा ना, वायरल हो जाएगा तो सारी दुनिया में पता लग जाएगा, लेकिन उस टाइम पर बच्चा वो चीज पॉसिबल नहीं थी। दूसरा, उन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच यूज किया, जैसे कि उन्होंने बायनोमियल एक्सप्रेशन वगैरह यूज किए, तो लोगों ने उसको अनएक्सेप्ट कर दिया क्योंकि वो लोगों के लिए नया था। और आपको तो पता ही है बच्चा, लोगों को जो चीज समझ नहीं आती है वो लोगों को गलत लगती है ना, तो जो चीज आपको समझना है इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है, लेकिन उस टाइम पे लोग ऐसा सोचते थे। दूसरा, तीसरा क्या रीजन है, जीन्स का जो फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट था, जो आज के टाइम में जीन्स और उस टाइम पे फैक्टर्स थे, ये स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है, ये मेंडल ना अपने उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। होता क्या है बच्चा, जो जीन्स होती हैं वो स्टेबल यूनिट्स होती हैं और ये डिस्क्रीट होती हैं और ये वेरिएशन को कंटिन्यू रखती हैं, लेकिन ये बात मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चौथा क्या था, वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए कि फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। आज तो हम लोग जानते हैं कि फिजिकल प्रूफ है हमारे पास, बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, बाद में क्रोमोसोम जब मिल गया 1902 में बच्चा क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो गई थी, और एक बार जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो गई थी तब हमें काफी कुछ पता लगा था। तो उससे पहले ही जो मेंडल थे वो बेचारे अपना काम धाम खत्म कर चुके थे और उनके काम को इसलिए रिकॉग्निशन नहीं मिला क्योंकि उस टाइम पर क्रोमोसोम के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे। तो मेंडल के वर्ड क्या थे बच्चा, मेंडल ने एक बड़ी शानदार बात कही थी, दैट माय टाइम विल येट कम मीन्स इट वियर्ड शॉन कॉमन। जब उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया तब उन्होंने कहा कि मेरा समय अभी आया नहीं है, मेरा समय आएगा, मैं खुद अहेड ऑफ द टाइम हूँ, मतलब मैं वक्त से आगे हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा वक्त कभी आएगा नहीं। तो बच्चा ऐसा ही हुआ, जब वो चल बसे, जब वो चले गए इस दुनिया से, तब उनका एक्चुअली में वक्त आया, जब लोगों को साइंस का नॉलेज होने लगा और उन्होंने उनके वर्क को अप्रिशिएट किया। ठीक है, तो चलिए बच्चा, अब हम जो पढ़ेंगे वो पोस्ट मेंडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1900 के अराउंड 3 डिफरेंट इंडिविजुअल साइंटिस्ट आए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइंटिस्ट के नाम डीवरीज, कॉरेंस एंड वॉन तशरमैक। आपने ये नाम याद रखने बच्चा, इनका पूरा नाम है ह्यूगो डीवरीज, इनका पूरा नाम है कार्ल कॉरेंस और इनका पूरा नाम है एरिक वॉन तशरमैक। इन्होंने इंडिपेंडेंटली बच्चा मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। अब हुआ क्या, हमारे पास एक थ्योरी आई, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमें ये बताती है कि कैसे क्रोमोसोम जो है उसके थ्रू हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, वो पेरेंट का डीएनए इनहेरिट करते हैं। ये थ्योरी प्रपोज की गई थी 2 साइंटिस्ट के थ्रू, वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी, इन 1902। अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड हैव बीन आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, could be asked in the coming NEET
इन द कमिंग नीट 2022 एग्जाम। तो वॉल्टर सटन बच्चा, ये आपने साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, और थ्योडोर बोवेरी, और इनका सन भी याद रखना है 1902, जब क्रोमोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन आई थी। ठीक है, तो इन्होंने प्रपोज की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये थ्योरी क्या बोलती है दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड। अब जब क्रोमोसोम होगा, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम का पेयर है, ये रहा क्रोमोसोम का पेयर। अब इस क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर बच्चा कोई कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर लगा देती हूँ इसके ऊपर मैं, ठीक है, ऐसे मैंने लगा दिया। अब जब मैं इसकी कर दूंगी सेपरेशन, जब मैं इसकी कर दूंगी सेपरेशन, सेपरेशन कब होगी भैया? गैमीटोजेनेसिस के टाइम पर। एक क्रोमोसोम एक गैमीट में चला जाएगा, दूसरा दूसरे में। तो इस टाइम पर जो इसके ऊपर जीन होगा ना, उसको ना चाहते हुए भी बच्चा होना पड़ेगा अलग अलग, और एक जीन एक तरफ चले जाएगी और जीन का दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ चला जाएगा। इसे कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दे सेड दैट pairing and separation of pair of chromosome leads to segregation of a pair of factors they carried. Sutton ने unite की chromosomal segregation with Mendelian principles and called this chromosomal theory of inheritance. जो वॉल्टर सटन थे, उन्होंने इस थ्योरी को मेंडल के काम के साथ रीयूनाइन किया, मतलब कि जोड़ दिया, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। ठीक है बच्चों, चलो इसको डिस्कस करते हैं। फिर बेसिकली क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम है व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने, आपके फादर का ब्राउन कलर है आईज का, ठीक है, फादर का कलर आई क्या है? ब्राउन, तो आपका भी कलर आई ब्राउन हो गया। अब बेसिकली आपने अपने फादर से इनहेरिट कर दिया ब्राउन कलर। कैसे इनहेरिट किया बच्चा? ऐसा आपके फादर ने, आपने ऐसा क्या डाला जिसकी वजह से आपका ब्राउन कलर आ गया आई का? बच्चा, उन्होंने आपको अपना क्रोमोसोम दिया। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम है व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम को होमोलॉगस पेयर बोलते हैं। ऐसे ये दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम है, इनको मैं होमोलॉगस पेयर कह रही हूँ। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या है? दो आइडेंटिकल होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब इसको आगे देखते हैं, हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। जब आपके पास दो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं बच्चा, तो उसकी दो क्रोमैटिड्स को आप सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। कैसे? डायग्राम में देखो, बगल वाले डायग्राम में आपको दे रखा होगा, देखिए ये है होमोलॉगस पेयर। ठीक है, ये है होमोलॉगस, ये पैटर्नल है और ये मैटर्नल है। जब इसका रेप्लिकेशन होगा बच्चा, जब इसका क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा, तो ऐसा पेयर आ जाएगा। ये है आपस में सिस्टर क्रोमैटिड, ये है सिस्टर क्रोमैटिड, ये है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जो दो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में जो अलग अलग क्रोमोसोम होगी, उसके दो क्रोमैटिड्स को आप नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा उसकी? हम क्रोमैटिड को लिख देते हैं आपके लिए यहाँ पर, क्या कहेंगे उसको? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, चलिए, और एक ही क्रोमोसोम का होगा तो सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, चलिए आगे क्या है? क्रोमोसोम क्या है? व्हीकल्स है हेरिडिटी के। ये बात किसने कही थी बच्चा? सटन ने कही थी। क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स फॉर्म अ होमोलॉगस पेयर एंड होमोलॉगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जैसे कि ये दो पेयर से होमोलॉगस, जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो एक गैमीट ए बना देगा और दूसरा बना देगा बच्चा गैमीट बी। ठीक है, तो इस तरीके से सेग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चा? जो खास बात यह है कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट करेंगे इंडिपेंडेंटली। ये है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर आपको याद हो तो, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। मेंडल का कौन सा लॉ है बच्चा? ये मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, दिस वन इज मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। चलिए जी, आगे हम लोग बात करते हैं। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, हेंस दे शो सिमिलर बिहेवियर। जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पर होती है, इसलिए जीन्स को भी सेग्रीगेट होना पड़ेगा जैसे जैसे क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है। चलो फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाने के लिए बच्चा आए थे थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने प्रूव की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि सटन बोवेरी ने क्या किया था? सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी को दिया था, प्रपोज किया था। वो एक अलग पीवाईक्यू है, वो एक अलग पीवाईक्यू है, अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक अलग क्वेश्चन बनता है। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया था बच्चा? उन्होंने इसको प्रूव किया था बाय यूजिंग, ये अलग क्वेश्चन है कि उन्होंने प्रूव किया था। एक और पीवाईक्यू क्या बनेगा कि क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया गया था? तो कौन सा यूज किया था बच्चे? सारे बच्चे बोलो फ्रूट फ्लाई। ठीक है, फ्रूट फ्लाई को आप ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर भी बोलते हैं, इसको यूज किया गया था। अब क्यों इसको यूज किया गया था फ्रूट फ्लाई को? बच्चा एनसीईआरटी बताती है क्योंकि
उसको इजीली सिंपल सिंथेटिक मीडियम बच्चा हमने जो खुद बनाया होता है लेबोरेटरीज में, तो लेबोरेटरीज में बनाए गए सिंथेटिक मीडियम पर उसको हम लोग क्या करवा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल होता है, जनरेशन टाइम, वो बड़ा शॉर्ट होता है। 12 से 14 दिनों में नई नई फ्रूट फ्लाइज हमारे पास बनके तैयार हो जाती है। ब्रीडिंग जो है वो पूरा साल चलती है। ये लोग कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं। कौन से ब्रीडर्स होते हैं बच्चा, कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस ब्रीडर, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी सीजन पे ही ब्रीड करते हैं, और कंटिन्यूस ब्रीडर पूरा टाइम ब्रीड कर सकते हैं। इसमें बच्चा एक बार मेटिंग करने पर हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनीज बन जाती हैं, यानी कि एक बार रिप्रोडक्शन करेंगे तो 100 से भी ज्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे, जिनको फिर स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, मेल और फीमेल जो फ्लाइज है वो इजिली डिस्टिंग्विशेबल है। क्या मतलब इसका, फीमेल फ्लाई और मेल फ्लाई को आप आराम से क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। जो मेल होता है वो छोटा होता है फीमेल से। इट हैज मेन टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। इसके जो वेरिएशंस होती हैं वो लो पावर माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो। तो ये सारे फायदे थे। अब एक टॉपिक आता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम एंड लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो बच्चा, लिंकेज क्या होती है, अगर 2 या 2 से ज्यादा जीन्स क्रोमोसोम पर फिजिकली अटैच हैं आपस में, तो उसको लिंकेज बोलते हैं। लिंकेज जीन्स जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, आपने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से कर लेना है, दैट दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, आगे क्या दिख रहे हो, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, इट इज द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। मतलब कि एक जो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन जब बनता है तो उसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन कब होता है, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा। मतलब ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो लिंकेज जीन्स है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करती है, और जो रिकॉम्बिनेंट जीन्स है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो बच्चा करती है। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये है मेरे पास एक ऊपर वाला डायग्राम, देखिए जरा, ये वाला जो टाइटली लिंक्ड है, ये वाला। इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट्स ये नीचे लूजली लिंक्ड है और ये ऊपर टाइटली लिंक्ड है। ठीक है, क्यों, ये देखिए, इसमें जो ए और बी है वो कितना क्लोज क्लोज है, और इसमें ए और बी कितना दूर दूर है ना। ए और बी क्लोज क्लोज, और इसमें ए और बी दूर दूर। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें इन्होंने ए और बी को आपको क्रोमोसोम बना के दिखाया है। इसको जब आप आपस में कनेक्ट करवाओगे तो ऐसा आपको दिखने लगेगा। फिर जब वो सेग्रीगेट होगा बच्चा, तो वो अपने क्या करेगा, आपस में रिकॉम्बिनेशन उन्होंने शो कर दी है ना। ब्लू वाले के साथ आधा रेड वाला पीस चला गया, रेड वाले के साथ आधा ब्लू वाला पीस चला गया। जब ऐसा होगा तो उसे नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड कहेंगे। तो जितना ज्यादा टाइटली लिंक्ड होंगे जीन्स, उतना ही कम उनके चांसेस होंगे कि वो वहां से अलग होकर दूसरी जगह चली जाए। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर दिखाई गई है। अब देखिए, मॉर्गन ने कैरी आउट किए सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस यूजिंग ड्रोसोफिला। उन्होंने सेक्स लिंक्ड जीन स्टडी करी थी, जैसे कि क्रॉस 1 में क्या देखा, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स लगाई। ये बच्चा येलो बॉडीड और व्हाइट आइड फीमेल्स हैं, उनको क्रॉस करवाया गया किसके साथ, ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स के साथ, जिसका ऐसा जीनोटाइप आया। ठीक है, वाइल्ड टाइप होता है बच्चा ओरिजिनल टाइप, जो वाइल्ड होता है वो ओरिजिनल होता है और उसके ऊपर प्लस का साइन लगाया जाता है। ठीक है, तो ओरिजिनल जो टाइप है दैट इज ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल्स, उसमें ये है। और जो येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड फीमेल्स हैं उसमें बच्चा ये है। ठीक है, अब क्रॉस 2 की अगर मैं बात करूं तो व्हाइट आइड मिनिएचर विंग्ड दैट इज WWMM क्रॉस रेड आइड लार्ज विंग्ड दैट इज दिस वन। तो ये क्रॉस 2 है और ये क्रॉस 1 है। एक क्रॉस में तो येलो बॉडी लिया और व्हाइट आइड की फीमेल ली, दूसरे क्रॉस में व्हाइट आइड लिया और मिनिएचर विंग्ड लिया। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग ड्रोसोफिला के कैरेक्टर्स उठाए। इसको डायहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं, बताओ बच्चा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हो इजी लैंग्वेज में, डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हो। नीचे वाले में भी डायहाइब्रिड क्रॉस ही चल रहा है ना, डायहाइब्रिड क्रॉस। चलिए जी, आगे हम लोग बात करते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में मेजर फाइंडिंग क्या थी। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया, उससे क्या उसने फाइंड आउट किया, आप इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, ये है क्रॉस ए और ये है क्रॉस बी। ये फीमेल है और ये मेल है, ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, अब पेरेंटल और ये देखिए, एक तरफ बच्चा आपको अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे, एक तरफ अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो येलो और व्हाइट है वो क्लोजली रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर लिंकेज हाई है, यहाँ पर क्या है, लिंकेज हाई है। यहाँ देखिए बच्चा क्या है, यहाँ पर व्हाइट और मिनिएचर दूर दूर है, फार अवे। ठीक है, यहाँ पर जो वाइल्ड टाइप है वो पास पास है, यहाँ दूर दूर है, मतलब इधर लिंकेज ज्यादा है, इधर लिंकेज कम है, इधर ओवरऑल जो लिंकेज है वो लो है। ठीक है,
देखिए फिर होता क्या है, जब इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो F1 जनरेशन में हमारे पास ये चीज बन के आई, इधर ये चीज बन के आई। हुआ क्या बच्चा, इससे हमने जब ये सब कुछ किया तो लिंकेज यहाँ ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो पेरेंटल है वो ज्यादा आया और रिकॉम्बिनेंट बहुत कम आया, क्योंकि आपको बोला था कि जो लिंकेज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेंट के। ठीक है, लिंकेज जो है बच्चा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिकॉम्बिनेंट के। अब ये बात से आपको क्या समझ में आता है कि जो पेरेंटल टाइप है वो 98.7% यहाँ ज्यादा क्यों बना है, रिकॉम्बिनेंट इतना कम क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज बहुत ज्यादा है, यहाँ पर लिंकेज कम है इसलिए पेरेंटल थोड़ा कम बना है। और रिकॉम्बिनेंट अब की बार कितना बना है बच्चा, 37.2%, यहाँ पर केवल 1.3% था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आपको ये तो समझ में आ गया कि आपने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया। अब इसमें याद क्या क्या करना है वो जरा वैसे आप एक बार देख लो। आपने याद करना है बच्चा, एक तो ये चीज, ये रिलेशन आपने याद करना है, लिंकेज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिकॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपको पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का यहाँ परसेंटेज याद करना है जहां पर लिंकेज ज्यादा है, और यहाँ परसेंटेज याद करना है जहां पर लिंकेज कम है। तीसरी चीज आपको क्या याद करनी है, क्रॉस ए में जो रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज है वो आपने स्पेशली याद करनी है, और क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज याद करनी है। अभी क्रॉस ए और बी का क्या सिग्निफिकेंस है वो ये है बच्चा, क्रॉस 1 और क्रॉस 2 किसके किसके बीच में हो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, तो क्रॉस 1 किसके किसके बीच में होता, येलो बॉडीड और व्हाइट आइड फीमेल्स और ब्राउन बॉडीड और रेड आइड मेल्स, और ये वाले वाइल्ड टाइप थे ये भी आपको याद होना चाहिए। और क्रॉस 2 में व्हाइट आइड और मिनिएचर विंग्ड जो था आपके पास, और साथ में रेड आइड और लार्ज विंग्ड ये वाला वाइल्ड टाइप था। ठीक है, तो ये बच्चा आपने याद रखना है। चलो जी, उसके बाद क्या थी फाइंडिंग्स मॉर्गन की, वो देख लेते हैं एक बारी। मॉर्गन की फाइंडिंग्स जो थी बच्चा वो क्या क्या थी वो आप एक बार मेरे साथ रीड करेंगे। दो जीन्स थे वो आपस में सेग्रीगेट नहीं हुए इंडिपेंडेंटली, और F2 रेशियो जो है वो ये नहीं है, यानी कि नॉन मेंडेलियन हो गया। मेंडल ने जो बोला था कि दो जो है आपस में सेग्रीगेट करके F2 जनरेशन 9:3:3:1 आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। The two genes did not segregate independently and the F2 ratio deviated from the 9:3:3:1. Genes are located on the X chromosome. अब इन्होंने क्या पता लगाया कि जो जीन्स है वो X क्रोमोसोम पर लोकेट कर रही हैं। When two genes were situated on the same chromosome, proportion of parental gene combination was much higher than the non-parental type. This is due to linkage. क्या बोल रही है बच्चा, ये जब ऐसे करके आपने क्या बनाया, एक क्रोमोसोम बनाया, इसके ऊपर आपने दो जीन्स बना दी। ठीक है, इसके ऊपर एक जीन ये बना दी, एक जीन ये बना दी। अब ये दोनों अगर लिंकेज है, मतलब कि यहाँ लिंकेज हाई है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा कि नॉन पेरेंटल, ऑफ कोर्स बच्चा पेरेंटल ज्यादा आएगा नॉन पेरेंटल से। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिंकेज बहुत ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट बन नहीं रहे हैं। अब ये नॉन पेरेंटल क्या बोला है भाई, अरे बच्चों रिकॉम्बिनेंट को तो ही नॉन पेरेंटल कह रहे हैं, जो नॉन पेरेंटल है वही तो रिकॉम्बिनेंट है, और ये कितना ज्यादा कब आएंगे, जब लिंकेज कम होगी। ठीक है, तो ये चीज थी थॉमस हंट मॉर्गन ने निकाली थी। जीन्स ऑफ व्हाइट आई, अब इनके और जो है बाकी के भी हम देख लेते हैं। द जीन्स ऑफ व्हाइट आई एंड येलो बॉडी वर वेरी टाइटली लिंक्ड। देखो यहाँ पर लिंकेज बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ पर सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो हुई, और जीन्स ऑफ व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग वर लूजली लिंक्ड एंड शोड ओनली 37.2% ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, tightly linked genes show low recombination and loosely linked genes show high recombination. Very important point जो मैंने आपको लर्न करने के लिए पहले ही बोल दिया है बच्चों। चलो अब बच्चा आगे का बात पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स देखो हुआ क्या है, आप लोगों के साथ क्या हुआ है बच्चा, आप लोगों के साथ गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आप लोगों को बोला कि पेपर जो है वो नीट के थ्रू हो रहा है, MNS के थ्रू हो नहीं रहा है। तो आप लोगों में से 90% बच्चे जो है वो बौखला गए, काफी मना करने के बाद भी बौखला गए। आई अंडरस्टैंड कि बच्चों को ऐसे हो जाता है ना, अगर आपको एग्जाम के टाइम पर ऐसे बोल दिया जाए कि आपकी आप जिस चीज के लिए पूरा साल फोकस्ड थे वो आपसे छीन ली जाए, और आपको कोई और चीज हाथ में पकड़ा के बोल दिया जाए कि अब आपने ये करना है, तो ऑफ कोर्स दिक्कत तो आती है। बट द थिंग इज कि स्टूडेंट्स अब आप लोगों के पास क्या सिचुएशन है, करो या फिर मरो वाली, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है बच्चा। इट इज अ प्रोफेज स्टूडेंट्स, ठीक है, डू एंड डाई इज अ प्रोफेज। तो डू एंड डाई की सिचुएशन है स्टूडेंट्स आपके पास। तो बेसिकली क्या होता है, आप लोगों का पेपर आने वाला है, अब बच्चा कंपटीशन तो बढ़ चुका है, नंबर ऑफ सीट्स उतनी ही है, आप लोगों को पढ़ाई जो है बच्चा लग कर स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आप लोगों की हेल्प के लिए बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बच्चा अतिरथ बैच, है ना, आप लोगों की हेल्प के लिए बी पर्सोनिफाइड अतिरथ बैच लेके आया है स्टूडेंट्स। अतिरथ बैच आर द स्पेशल डिजाइन्ड बैच फॉर यू गाइज ओनली, जिसमें आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स, जिसमें आप लोग पढ़ोगे अपने नीट के लिए। ठीक है, तो आपके बैच का नाम मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अतिरथ बैच।
अतिरिक्त बैच में स्टूडेंट्स आपके लिए एमएनएस और नीट दोनों की तैयारी चल रही है ना, ताकि जो है पेपर कैसा भी फॉर्मेट में हो आप लोग क्लियर कर लो। एमएनएस और नीट दोनों की तैयारी चल रही है। आप लोगों का एक चीज पक्का है यहाँ पे, वो है सिलेक्शन, है ना। और बच्चा फाइनेंशियली आप लोगों को प्रॉब्लमैटिक होने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरा कोड यूज करना ANJALI अंजलि 09, और आप लोगों को बच्चा डिस्काउंट अवेल कराया जाएगा। 15,000 नहीं बल्कि आपको 8,000 देना है, फिर 7,000 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अंजलि 09 कोड यूज करने से स्टूडेंट्स। और आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ये स्टूडेंट्स एक हमारे पास क्रैश कोर्स रहेगा जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, सारी की सारी टीचर्स के साथ आपको इंटरेक्शन मिलेंगी। यहाँ पर आपको डाउट क्लासेस मिलेंगी, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, आपको स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड होंगे। ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। जो जो चीजें स्टूडेंट्स आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। आप मेरा कोड यूज करना, आपको 8,000 पर आपको पूरा बैच अवेल करवाया जाएगा। उसके अलावा बच्चा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस टेस्ट देना है। अब प्रैक्टिस टेस्ट के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट इज फ्री फॉर एवरीबॉडी। आप जाओ बैच में, आप ऐसा करो, आप लोग वहां जाओगे, आप लोग हमारे ऐप पे जाओगे, ठीक है, बी पर्सोनिफाइड के ऐप पे जाओगे, वहां पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा। वहां पर आपने कोड यूज करना है अंजलि 09। वो कोड से बच्चा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज देने को मिलेगा। इस टेस्ट में स्टूडेंट्स हम ये जो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं इसके वहां पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलने वाले हैं। आपने वो क्वेश्चंस वहां पे जाके प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये चैप्टर आप लोगों का कितना प्रिपेयर हो चुका है और अभी कितनी ज्यादा इसमें कसर बाकी है बच्चा। तो ऐसे आपने क्या करना है, अच्छे से अपनी पढ़ाई को अंजाम देना है। पढ़ाई को अंजाम मैं तभी समझती हूँ दे दिया गया है जब टेस्ट दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चे, ये आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट थी। अब हम लोग स्टूडेंट्स ये वाला लास्ट पेज देख लेते हैं। एल्फर्ड स्टूवर्ट, ये बच्चा PYQ है, आपने इसको नाम याद रखना है, एल्फर्ड स्टूवर्ट। इन्होंने क्या किया था, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जो हमने ऊपर रिकॉम्बिनेशन बनाया है नॉन पेरेंटल वाला, उस फ्रीक्वेंसी को यूज करके इन्होंने जीन पेयर के बीच में डिस्टेंस मेजर की थी और एक मैप किया था जीन को पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम। क्या किया था बच्चा, जीन की पोजिशन को मैप किया था। क्यों, ताकि हमको क्या करे, हमको समझ में आए कि कौन सी जीन जो है वो कितना दूर प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमें कैसे पता लगा था, देखो जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा जीन उतना ज्यादा दूर होगी, लिंकेज कम होगी। जितना कम रिकॉम्बिनेशन होगा जीन उतनी पास होगी, लिंकेज ज्यादा होगी। तो ऐसे इनको पता लग गया था कि जीन कौन सी कितनी दूर है। उससे बच्चा हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा हेल्प मिली और हम सीक्वेंसिंग कर पाए जीनोम्स की, ठीक है। तो चलो बच्चा, ये एक इंपॉर्टेंट जो है डिस्कवरी आपको बतानी थी एल्फर्ड स्टूवर्ट की, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर का पार्ट 6 है, दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन। अब स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ये हमारे पास यहाँ से आधा बचा हुआ है ना। ये वाला चैप्टर जो हमारे पास यहाँ से आधा बच गया है, ये चैप्टर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में टू बी कंटिन्यूड रहेगा। यहाँ से अभी तक आपको मैंने जितना पढ़ा दिया है उतना स्टूडेंट्स आपने रिवाइज कर लेना है अच्छे से। ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है ताकि उन्हें समझ में आए कि ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ वो पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को बच्चा लाइक करना है और आपने कॉमेंट में जाकर अपने डाउट्स पोस्ट करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि इस वीडियो का जब नेक्स्ट पार्ट आपके पास आए तो आप उसको अच्छे से देख पाए और टाइमली खत्म कर पाए, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चा, 1-2 दिन में इसका दूसरा वीडियो आ रहा है और तब तक आप इसको रिवाइज कर ले बच्चा, ठीक है। मैं मिलती हूँ स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स।